हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोड्यूसर्स सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस ये कॉन्सेप्ट हम इम्पोर्टेंट देते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इस टॉपिक से। तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर एक किस तरह से होता है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस। तो ये इकोनॉमिक सरप्लस होता क्या है? कंज्यूमर जिस तरह से किसी गुड्स को लेके मैक्सिमम यहाँ पे यूटिलिटी या हम कहें सेटिस्फैक्शन मिलने की कोशिश करता है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे उस गुड्स से या उस प्रोडक्ट से मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। तो मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर उसका जो क्या रोल होता है और जो कंज्यूमर होता है उसका क्या रोल होता है, इन दोनों को जो वर्क होता है या हम कहें उन दोनों का जो रोल होता है, इन दोनों रोल को ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सरप्लस कहा जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सरप्लस ये बढ़ने की कोशिश जो होती है या हम कहें जो वर्क होता है यहाँ पे सरप्लस बढ़ने का, इंक्रीजिंग होने का, इससे ही उस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी तरह से या हम कहें स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है और इससे ही उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सरप्लस कहा जाता है। इस इकोनॉमिक सरप्लस को ही यहाँ पे टोटल वेलफेयर या मार्शलियन सरप्लस कहा जाता है। तो ये मार्शलियन सरप्लस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इकोनॉमिक सरप्लस है इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा या हम कहें बेहतरीन बनाने की कोशिश डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ही बनाई दी गई थी और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कार्डिनल मेथड से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी के लिए मार्शलियन सरप्लस, तो इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल के नाम से ही मार्शलियन सरप्लस या हम कहें कार्डिनल मेथड या कंज्यूमर बिहेवियर इस कॉन्सेप्ट को कार्डिनल मेथड से हम पहचानते हैं और उससे ही यूटिलिटी काउंट की जाती है। तो हम देखें तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट फर्स्टली दिया गया था प्रोफेसर ड्यूप्यूट, इनके द्वारा दिया गया था। ये एक फ्रेंच इंजीनियर इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को या हम कहें ये आइडिया उन्होंने 19वीं सेंचुरी के मिड टाइम तक उन्होंने दिया था और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1844 में उन्होंने रिलेटिव यूटिलिटी इस नाम से पब्लिश किया था। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने एक फ्रेंच बुक थी जिसका एक इंग्लिश वर्जन यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। उसका नाम था बुक का ऑन द मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक वर्क। इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर ड्यूप्यूट के द्वारा एक कॉन्सेप्ट आइडिया यहाँ पे दिया गया, बट इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं बन पाया एक कॉन्सेप्ट से। उनके बाद कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं और इसमें से अदर इकोनॉमिक्स जो आते हैं यूटिलिटी पर वर्क करने वाले, उनमें से फर्स्ट है स्विस इकोनॉमिक्स बर्नौली, जिन्होंने कांस्टेंट यूटिलिटी ऑफ मनी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। उनके बाद ब्रिटिश इकोनॉमिक्स फ्लेमिंग जेनकिन, इन्होंने भी स्टडी ऑन टैक्सेशंस इस कॉन्सेप्ट को देते हुए कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस किस तरह से होता है ये देने की कोशिश की है। बट उनके बाद इस यूटिलिटी इस कॉन्सेप्ट को अगर पूरी तरीके से पॉपुलर करने की या हम कहें कि इसे पूरी तरीके से यहाँ पे किस तरह से इसका वर्क होता है, इस पे डीपली स्टडी यहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिक्स डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इनके द्वारा ही की गई थी और इसी कॉन्सेप्ट को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी पहचाना जाता है। उन्होंने दो तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने की कोशिश की थी। इस तरह से उन्होंने 1871 में प्योर थियरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू इस बुक में उन्होंने कंज्यूमर रेंट इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमें दिया था। उसके बाद उन्होंने 1895 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इस बुक की जो थर्ड एडिशन थी, इसमें उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस इस कॉन्सेप्ट को हमें दिया था है। उनके बाद इस कॉन्सेप्ट को और भी आगे लेके जाके प्रोड्यूसर सरप्लस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इकोनॉमी में वर्क करता है। इससे ही ये प्रोड्यूसर सरप्लस इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है।
तो इस तरह से इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सरप्लस ये दो तरीके से यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। उसमें से फर्स्ट है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? तो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हमें कहते हैं कि द एक्सेस ऑफ द प्राइस विल बी विलिंग टू पे रेदर दैन गो विदाउट थिंग over that which he actually does pay is the economic measure of these surplus satisfactions. It may be called consumer surplus. अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस वो चीज़ होती है कि उन्हें वो गुड्स लेने के लिए वो क्या प्राइस दे सकता है और उस गुड्स की क्या एक्चुअल प्राइस मार्केट में चल रही है। तो एक तो ये हो सकता है कि वो गुड्स ले या ना ले, या उस गुड्स को ख़रीदे और उसका सेटिस्फैक्शन उससे ले ले। तो ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि एक्चुअल जो प्राइस मार्केट के अंदर उस गुड्स की है और जो उसकी नीड्स है कंज्यूमर की, और उस नीड्स को देखते हुए वो कंज्यूमर किस तरह से उस गुड्स को क्या प्राइस दे सकता है, इनमें जो डिफरेंस होगा यही होगा कंज्यूमर सरप्लस। तो उसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस इस कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन बनता है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ द टोटल अमाउंट दैट द प्रोड्यूसर बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस। अल्फ्रेड मार्शल हमें इस कॉन्सेप्ट में ये बताते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो एक गुड्स जब कंज्यूमर को बेचता है तो वो ऐसे लेवल तक या ऐसी कौन सी यहाँ पे सिचुएशन पे या उस गुड्स की प्राइस पे बेचेगा जिससे उससे मुनाफा होगा। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो जिस गुड्स की मार्केट में एक्चुअल प्राइस क्या है और कंज्यूमर उस गुड्स को क्या प्राइस देना चाहेगा, इनमें जो डिफरेंस होगा यही डिफरेंस यहाँ पे उस प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। तो अगर हम इसे प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरह से निकाले तो ये होता है उस फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे हम देखें टोटल जो रेवेन्यू है इसमें से हम उस प्रोडक्ट को आने वाला कॉस्ट अगर निकाल दे तो जो बैलेंस रहेगा यही बैलेंस उस प्रोड्यूसर का एक सरप्लस होगा, जिससे उस गुड्स से हर कोई प्रोड्यूसर मैक्सिमम यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश करता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर समझते हैं मार्केट में एक प्रोड्यूसर एक गुड्स को बेच रहा है तो इसको आने वाला कॉस्ट अगर उसका मैक्सिमम वो अगर 10 रुपीज़ में अगर बेच रहा है और उसको आने वाला जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ यहाँ पे एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए ये कॉस्ट आया है। मार्केट में प्रोड्यूसर इस गुड्स को 10 रुपीज़ में मैक्सिमम प्राइस में बेचने की कोशिश करता है और उस गुड्स को आने वाला जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ आया है, बट वो 4 रुपीज़ से स्टार्ट करके 10 रुपीज़ या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे इस प्राइस पे वो बेच सकता है। तो इस अगर हम सोचें कि वो गुड्स यहाँ पे 10 रुपीज़ में बेचा है और उसका जो कॉस्ट आया है एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो 4 रुपीज़ आया है, तो इनमें से जो डिफरेंस है ये डिफरेंस है 6 रुपीज़ का। तो ये 6 रुपीज़ ही उस प्रोड्यूसर का सरप्लस होगा। तो ये 4 रुपीज़ हो गया कॉस्ट और ये 10 रुपीज़ हो गया रेवेन्यू जो बेचने के बाद उससे मिला है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है यही डिफरेंस यहाँ पे उस प्रोड्यूसर का सरप्लस होता है। तो इस तरह से कुछ अजम्पशन पे ये प्रोड्यूसर सरप्लस इस कॉन्सेप्ट में अजम्पशन पे बेस करती है। जिस तरह से यहाँ पे हमने लास्ट टाइम वीडियो में हमने देखा था जो कंज्यूमर बिहेवियर इस कॉन्सेप्ट में जो अजम्पशन थे यही अजम्पशन सेम यहाँ पे हम प्रोड्यूसर सरप्लस में हम ले लेंगे। इसमें फर्स्ट है यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन कार्डिनल मेथड। अल्फ्रेड मार्शल हमें ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी होती है इसे काउंट किया जाता है कार्डिनल मेथड के साथ साथ।
तो यहाँ पे जो कार्डिनल मेथड है, यही मेथड यहाँ पे सही तरीका है यूटिलिटी यहाँ पे काउंट करने का। तो सेकंड है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इसे कांस्टेंट समझा गया है। जो मनी की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होगी। इस सिचुएशन में जो मनी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड यहाँ पे जो अजम्पशन है वो है द कमोडिटी हैज़ नो ऑप्शन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जो भी गुड्स यहाँ पे जो सेल होगा, या हम कहें जो प्रोड्यूसर यहाँ पे बेच रहा है, उससे मार्केट के अंदर अदर कोई भी उससे अल्टरनेटिव या हम कहें उसको ऑप्शन दूसरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एवरी यूटिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अज्यूम किया गया है जो भी यूटिलिटी है ये सेपरेट होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ये एक दूसरे को कोई भी यूटिलिटी इम्पैक्ट नहीं करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर यहाँ पे जो कंजम्पशन लेगा उसके समय या हम कहें उस टाइम पीरियड में जो कंज्यूमर के जो चॉइस होते हैं और जो प्रेफरेंस होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट कंज्यूमर्स इनकम फैशन एंड ट्रेडिशंस। यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी इनकम यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जो फैशन होता है और ट्रेडिशनल होता है ये भी कांस्टेंट होंगे, इसमें कोई भी या किसी भी तरह के चेंजेस यहाँ पे इस टाइम पीरियड में नहीं दिखाई देंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कांस्टेंट गुड्स प्राइस। जो गुड्स है उसकी जो प्राइस है ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, इसमें कोई भी या किसी भी तरह की चेंजेस गुड्स के प्राइस में नहीं होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कंज्यूमर बाय ओनली वन गुड्स एट द टाइम। जो कंज्यूमर है जो गुड्स खरीदेगा ये एक टाइम पे एक ही गुड्स यहाँ पे खरीदेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस थ्योरी में या हम कहें इस कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है और ये लॉ हमें दिखाई देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे वर्क करेगी, तो ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट में या हम कहें ये लॉ हमें वर्क करेगा। जो प्रेफरेंस है या हम कहें कि जो डिमांड है और जिस गुड्स को लेके जो डिमांड है और उसकी जो सप्लाई है ये किस तरह से होगी, इसके बारे में ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोड्यूसर ऑलवेज ट्राई टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शंस। जो प्रोड्यूसर है ये मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, जो वो गुड्स या सर्विस देगा या हम कहें जो प्रोडक्शन बना है वो बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश यहाँ पे प्रोड्यूसर करता है। हमारा लास्ट पॉइंट है देयर इज़ अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे और यूज़फुलनेस इनमें किसी भी तरह का डिफरेंस यहाँ पे इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है। जो भी गुड्स है उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है ये हर कंज्यूमर को एक सेटिस्फेक्शन ही देती है। इस नज़र से यहाँ पे हर गुड्स की यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है। तो इस तरह से हम इस टेबल और इस डायग्राम के साथ समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे वर्क करता है और किस तरह से प्रोड्यूसर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या हम कहें कि प्रॉफिट किस तरह से लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने यूनिट्स लिए हैं। यहाँ पे इस यूनिट से हमें पता चलता है कि किस तरह से प्रोड्यूसर इस गुड्स को बेचते हुए किस तरह से अपना प्रॉफिट लेता है। सेकंड कॉलम में है मार्जिनल यूटिलिटी, जिस तरह से यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हर जो गुड्स है बेचने के बाद उससे आने वाला जो प्रॉफिट है किस तरह से घटा हुआ जाता है। थर्ड कॉलम में है एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे हमने अजम्पशन में देखा था कि
हर गुड्स या हम कहें कि हर कमोडिटी की जो प्राइस है ये फिक्स होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो उसी तरह से हर यहाँ पे जो गुड्स है इसके प्राइस यहाँ पे फिक्स है। और नेक्स्ट में है प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पे हर गुड्स को जब बेचेगा तो उससे आने वाला जो प्रॉफिट है ये घटता हुआ हमें दिखाई देता है। जो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करती है। जो लॉ ऑफ डिमांड है ये किस तरह से वर्क करता है, और यही लॉ यहाँ पे अप टू डाउन, यहाँ लेफ्ट से राइट यहाँ पे आता हुआ नेगेटिवली वर्क करता हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे यूनिट 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे यूनिट जब बेचेगा तो उससे आने वाला जो प्रॉफिट है ये भी कम होता हुआ इस प्रोड्यूसर को मिलेगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही दिखाती है कि उसको फर्स्ट यूनिट से आने वाला जो प्रॉफिट है और सेकंड या उससे आगे वाला जो जितने भी यूनिट्स वो बेचेगा उससे आने वाला जो उसको प्रॉफिट है ये यहाँ पे डिमिनिशिंग या ये घटता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट जब बेचा तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी या हम कहें उसको मिलने वाला प्रॉफिट ये 100 था और एक्चुअल प्राइस उसकी 30 थी। तो ये 100 से 30 माइनस करेंगे तो ये जो उसमें या हम कहें कि ये उसकी कॉस्ट है और ये उसकी है रेवेन्यू। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 100 से 30 माइनस करेंगे तो 70 ये प्रोड्यूसर सरप्लस इस फर्स्ट जो यूनिट है या हम कहें उस गुड्स को बेचने के बाद उससे 70 जो मैक्सिमम यहाँ पे उसकी प्रॉफिट है। उसके बाद जब सेकंड यहाँ पे यूनिट उसने बेचा तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 80 थी और एक्चुअल प्राइस 30, ये दोनों में माइनस करेंगे तो ये 50 उसका मैक्सिमम प्रोड्यूसर सरप्लस सेकेंड यूनिट्स के साथ हमें मिलता है। थर्ड यूनिट जब उसने बेचा तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी 70 और एक्चुअल प्राइस 30, तो इनमें माइनस करने के बाद हमें प्रोड्यूसर सरप्लस थर्ड यूनिट के साथ 40 सरप्लस मिलता है। फोर्थ जब यहाँ पे प्रोड्यूसर गुड्स को बेचता है तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी 50 और एक्चुअल प्राइस 30 जो फिक्स है, कांस्टेंट है, ये माइनस करने के साथ साथ प्रोड्यूसर सरप्लस भी यहाँ पे कम होता हुआ 20 हमें मिलता है। और लास्ट जब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट फिफ्थ यहाँ पे जो बेचता है तो उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी भी यहाँ पे 30 और एक्चुअल प्राइस भी 30 और इससे आने वाला जो प्रोड्यूसर सरप्लस है ये ज़ीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने की वजह ये होता है कि जब यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जिसकी जो कॉस्ट है वो भी 30 है और उसके जो बेच रहा है या हम कहें प्रोड्यूसर सेलिंग कर रहा है, ये सेलिंग भी उसे 30 में ही बेचना पड़ा, तो इसमें उसे जो आने वाला प्रॉफिट नहीं मिला है और उसने आने वाला जो कॉस्ट है वही कॉस्ट पे वही ये प्राइस पे उसने वो फिफ्थ वाला जो गुड्स है ये बेचा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है एक सेलर होता है मार्जिनल सेलर और एक होता है एफिशिएंट सेलर। मार्जिनल सेलर सेकंड होता है एफिशिएंट सेलर। मार्जिनल सेलर ये ऐसा सेलर होता है जो जितनी कॉस्ट उस गुड्स के लिए आई है उतने में उसने बेचा है, तो ये हो गया मार्जिनल सेलर। तो इस मार्जिनल सेलर ऐसे इस तरह से ही अगर गुड्स को बेचे तो उसको मिलने वाला प्रॉफिट ये ना के बराबर ही होगा और इसे जल्द से जल्द अपनी दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। तो इस तरह से उसे सोचना भी होगा कि किस तरह से कॉस्ट जो आने वाली है गुड्स की और जो प्रॉफिट है या हम कहें रेवेन्यू है, इनमें जितना ज़्यादा गैप होगा यही ज़्यादा गैप उससे एफिशिएंट सेलर बनने में हेल्प करेगा। तो इसमें जो एफिशिएंट सेलर है ये जो मार्जिनल यूटिलिटी हम कहें कि अगर टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 100 है तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे 30 है, तो इन दोनों में माइनस करने के बाद जो प्रोड्यूसर को सरप्लस मिला ये 70 है। इस मैक्सिमम मिलने की जो कोशिश यहाँ पे प्रोड्यूसर की होती है इसी ही एफिशिएंट सेलर कहा जाता है।
और यही टेबल के साथ हम इस डायग्राम के साथ देखेंगे कि ये किस तरह से यहाँ पे उसको मिलने वाला प्रॉफिट यहाँ पे किस तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे इंजॉय करता है, जिस तरह से कंज्यूमर यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन है इसे इंजॉय करता है, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट लेके जो सरप्लस है प्रोड्यूसर ये भी इंजॉय करता है। तो इस टेबल के साथ यहाँ पे हमने 5 यूनिट लिए हैं, उस तरीके से हमने टेबल में भी 5 क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी और वाई एक्सेस पे प्राइस दी गई है। तो यहाँ पे जिस तरह से नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे 5 है, उसी तरह से हमने यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह से हमने जिस तरह से उसको मिलने वाला जो रेवेन्यू है और एक्चुअल प्राइस है, इनमें से किस तरह से प्रॉफिट मिलता है, यही हमें एक्सप्लेन करता है। अगर हम टोटल यहाँ पे जो डिमांड है और सप्लाई है, इसे अगर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ई पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिलती है, तो हमारा ओवरऑल जो यहाँ पे क्वांटिटी है ये Q5 है, OQ5, और उस टोटल गुड्स की जो प्राइस है OP यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से टेबल के साथ हम देखेंगे किस तरह से नंबर ऑफ़ यूनिट को यूज़ करते समय किस तरह से यहाँ पे जो सरप्लस है और कॉस्ट है ये किस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट यहाँ पे जो यूनिट है, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट यहाँ पे OQ1 हमें इंडिकेट करता है और उसकी प्राइस यहाँ पे जो फिक्स है मार्केट के अंदर OP यहाँ पे प्राइस फिक्स है, और इसके अंदर उसने टोटल रेवेन्यू यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट जो फर्स्ट है इसे बेचा है OP प्राइस पे, और उसको आने वाला जो कॉस्ट है वो है OQ1, हम इसे C1 नाम देते हैं, C1C। ये है यहाँ पे जो OQ1 C1 C, ये जो एरिया है ये एरिया उसका कॉस्ट है, और जो C1 P1 P ये जो हाईलाइट वाला जो एरिया है यही यहाँ पे उसका मैक्सिमम यहाँ पे प्रोड्यूसर का सरप्लस हमें दिखाई देता है। उसी तरह से जिस तरह से सेकेंड में यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट सेकेंड यहाँ पे जब यहाँ पे लिया गया तो उसका OQ2 या हम कहें Q1 Q2 C2 C1, ये सेकेंड जो यूनिट उसने बेचा उससे आने वाला कॉस्ट यहाँ पे जो आया कॉस्ट वो 80 था, और जो प्राइस यहाँ पे कॉस्ट जो एक्चुअल में आने वाला जो प्राइस है वो 30 थी, और उसको आने वाला रेवेन्यू ये टोटल रेवेन्यू Q1 Q2 P2 P1 इसमें से कॉस्ट Q1 Q2 C2 C1 अगर माइनस करेंगे तो ये आया उसे 30, और उसको आने वाला जो प्रॉफिट है वो है जो सरप्लस है वो 50। तो इस तरह से आगे जब हम जाएंगे तो थर्ड यहाँ पे जो यूनिट उसने बेचा यहाँ पे Q2 Q3 C3 C2 ये उसका कॉस्ट, और उससे जिस तरह से उसने हर प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की है तो उससे आने वाला जो यहाँ पे उसको जो सरप्लस है या हम कहें वो प्रॉफिट है वो और भी कम होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे वर्क करेगी। जिस तरह से प्रोड्यूसर यहाँ पे जिस तरह से सरप्लस यहाँ पे लेगा तो उसमें से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगी, उसी तरह से कंज्यूमर सरप्लस में भी जिस तरह से कंज्यूम यहाँ पे करता जाएगा कंज्यूमर कमोडिटी को या हम कहें गुड्स को, उसी तरह से उसको मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो भी घटेगा। तो उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट में प्रोड्यूसर सरप्लस में आने वाला जो प्रॉफिट है हर प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसको आने वाला जो प्रॉफिट है ये भी डिक्लेन करता हुआ दिखाई देगा। तो थर्ड यहाँ पे जब उसने यहाँ पे जो कमोडिटी बेची है या कहे गुड्स उसने बेचा है तो उसमें और भी उसको आने वाला कॉस्ट हमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये हमें दिखाई देता है Q3 Q4 C4 C3। तो इस तरह से ये कॉस्ट और भी बढ़ता हुआ जाता है, और यहाँ पे जो यहाँ पे उसको मिलने वाला प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे कम होता दिखाई देता है। C3 C4 P4 P3
ये हाईलाइट वाला एरिया उसका प्रॉफिट और भी कम होता दिखाई देता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो फिफ्थ वाला जो यहाँ पे उसने प्रोडक्ट बेचा तो उसमें और भी उसे मिलने वाला जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो और उसको मिलने वाला रेवेन्यू, ये दोनों भी यहाँ पे इक्वल होते हैं 0 पॉइंट पे। तो यहाँ पे Q4, Q5 और E और C4 इस कंडीशन में उसको मिलने वाला यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये इक्वल हो जाता है कॉस्ट और रेवेन्यू, इसीलिए प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे 0 होता है। और इससे भी और एक्चुअल में जितना कॉस्ट आया है इससे भी और मार्जिन से भी छोड़े और उससे भी वो बेचे तो वो यहाँ पे लॉस ही होगा। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यही बताती है कि इस कॉन्सेप्ट में या हम कहें कि इस सिचुएशन तक यहाँ पे प्रोड्यूसर अपना ये प्रोडक्ट यहाँ पे बेच सकता है जहाँ पे उसकी कॉस्ट और उसकी मिलने वाली एक्चुअल रेवेन्यू यहाँ पे इक्वल होती है। बट इसके बाद वो इस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा, उससे होने वाला लॉस यहाँ पे और भी ज़्यादा और उसको अपना शॉप बंद करने की यहाँ पे नौबत आ सकती है। हम अगर ओवरऑल यहाँ पे डायग्राम के साथ देखें तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जिस तरह से हमने देखा इसका फॉर्मूला है तो ये होता है एक्चुअल प्राइस माइनस विलिंग टू पे। ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। और प्रोड्यूसर ये क्या होता है, ये होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम देखें जो प्रोड्यूसर का सरप्लस है टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कितना आया, ओ Q5 P5 और P या हम कहें E P टोटल रेवेन्यू O Q5 E P हम माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, जो उसको टोटल कॉस्ट जो आया वो आया O Q5 E और C। अगर इसमें से माइनस करेंगे जो हाईलाइट वाला जो एरिया है यही एरिया यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस कहता है, वो है CEP। ये जो ट्रायंगल जो हमें दिखाई देता है हाईलाइट किया हुआ यही है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इस तरह से इकोनॉमी के अंदर जिस तरह से कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पे एक्चुअल प्राइस देख के क्या है और उसकी विलिंग टू पे उसकी नीड्स क्या है इससे माइनस करेंगे तो हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलता है। तो उसी तरह से इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक सरप्लस है इसके अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरह से वर्क करेगा, ये करेगा टोटल रेवेन्यू जो प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ प्रोड्यूसर को मिलने वाला टोटल जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, ये माइनस करने के साथ साथ जो बैलेंस है वही है प्रोड्यूसर सरप्लस। तो हम रिपीट करेंगे, जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो टोटल रेवेन्यू उसे मिला वो Q5 E P और इसमें से उसको आने वाला कॉस्ट हमने माइनस किया वो Q5 E C। ये माइनस करने के साथ साथ हमें एक्चुअल जो हाईलाइट एरिया मिला वो हो गया CEP। ये हाईलाइट एरिया यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे इंजॉय करता है। तो इस तरह से हम कहें जो इकोनॉमिक सरप्लस है ये होता है प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। इट्स प्रेजेंट द टोटल बेनिफिट ऑफ इंटायर इन इकोनॉमी मार्केट फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन एंड द ट्रेड्स ऑफ दिस द गुड्स। तो इस तरह से हम देखेंगे जो प्रोड्यूसर सरप्लस इस कॉन्सेप्ट में हमें दिखाता है कि मैक्सिमम किस तरह से प्रॉफिट यहाँ पे प्रोड्यूसर लेता है, बट इसमें कुछ क्रिटिक्स भी किए गए हैं उसके अजम्पशन पे। तो इस अजम्पशन यहाँ पे हमने
जिस तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस में है वही हमें कंज्यूमर सरप्लस में भी ये अजम्पशन पे क्रिटिक्स करते हुए दिखाई देंगे। ये क्रिटिक्स इस तरह से है, इसमें फर्स्ट है प्रोड्यूसर ऑलवेज गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन बट नॉट एक्सप्लेन मोरल और नॉट। इसमें जो प्रोड्यूसर यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेच रहा है ये लीगली है, अनलीगली है, या हम कहें ये यूज़फुल है या नहीं है, इसमें यूटिलिटी है कि नहीं है, ये मोरल होगा या नहीं, इसके बारे में इकोनॉमी में किसी तरह का एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इसमें यूटिलिटी और यूज़फुलनेस इसको एक ही मीनिंग से यहाँ पे नज़र से देखा जाता है। जिस तरह से किसी गुड्स में आने वाली जो यूटिलिटी है इसको ही यहाँ पे देखे जाए तो इससे आने वाला जो सेटिस्फेक्शन है इसको नज़र में या इसे ही फोकस किया जाता है। ये मोरल है या नहीं है इसको यहाँ पे इंडिकेट नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड यूज़फुलनेस। उसी तरह से हमने देखा जो यूटिलिटी है इसमें हर कंज्यूमर को यहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये यूटिलिटी में यहाँ पे यूटिलिटी में और यूज़फुलनेस में क्या डिफरेंस है इसे इकोनॉमी में इंडिकेट नहीं किया जाता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेथड। यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने अपने इस कॉन्सेप्ट में, या हम कहें कंज्यूमर बिहेवियर एक कॉन्सेप्ट में जितनी भी थ्योरी आती है ये पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पे कार्डिनल मेथड के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। पर कई इकोनॉमिक्स इस मेथड को यहाँ पे क्रिटिक्स करते हैं। उनके नज़र से ऑर्डिनल मेथड भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाती है, और हिक्स और एलन या हम कहें सैमुअलसन, इन्होंने ऑर्डिनल मेथड से अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे हमें दिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है कम्युनिटी हैज़ नो ऑप्शन इन द मार्केट। जो मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर यहाँ पे जो गुड्स बेच रहा है उसको कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, इस तरह का अज्यूम किया गया है जो रियलिस्टिक नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अज्यूम किया गया है कांस्टेंट ये चीज़ें होती है, यहाँ पे इनकम लोगों की यहाँ पे फिक्स होती है, यहाँ पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लोगों की चॉइस है, प्रेफरेंस है, और इकोनॉमिकली लेवल जो पर्सन की होती है ये भी फिक्स होती है। लोगों की फैशन यहाँ पे ट्रेडिशनल ये भी सब फिक्स होगा, इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जो ये पूरी तरीके से कांस्टेंट होंगे, ऐसा अज्यूम किया गया है। पर ये रियलिस्टिक नहीं होता, हर समय के साथ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और लोगों की डिमांड ये चेंजेस होती है, और लोगों की यहाँ पे इनकम, चॉइस, प्रेफरेंस, इकोनॉमी लेवल, फैशन, ट्रेडिशन ये चेंज होते रहते हैं जो रियल फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है एवरी यूटिलिटी इंडिपेंडेंट। हर यूटिलिटी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है ऐसा अज्यूम किया गया है, बट ऐसा रियलिस्टिक नहीं होता। यहाँ पे हर यूटिलिटी ये इंटरडिपेंडेंट होती है, ये रियल फैक्ट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इग्नोर किया गया है स्केर्सिटी ऑफ द गुड्स इन द मार्केट। स्केर्सिटी ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। अगर कोई गुड्स यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे कम हो या उसका सप्लाई कम होने की वजह भी हो सकती है, इसे पूरी तरीके से यहाँ पे इग्नोर किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है दिस कॉन्सेप्ट इज़ फिक्शनल एंड मिसलीडिंग। कई इकोनॉमिक्स के बतौर यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ फिक्शनल है, ये रियलिस्टिक नहीं लगता, और मिसलीडिंग करने की कोशिश यहाँ पे जो कार्डिनल मेथड से यहाँ पे होता है। इस तरह से आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।